नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। अब से कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा बयान दिया, दुनिया को एक नई लाइन दी। मोदी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्लियर मैसेज दिया है कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंकवाद ना पनपे, यह तय करना होगा। अफगानिस्तान की धरती कट्टरपंथी सोच का सोर्स ना बने, यह इंश्योर करना होगा। मोदी ने वर्ल्ड कम्युनिटी से अपील की है कि आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन के मुद्दे पर सबको हाथ मिलाना ही होगा। मोदी ने ये सारी बातें G20 देशों की वर्चुअल मीटिंग में कही हैं। ग्रुप ऑफ 20 यानी 19 देश और यूरोपियन यूनियन, इन्हीं 20 देशों के नेता और यही 20 देश दुनिया चलाते हैं। और इन सबको मोदी ने तालिबान और आतंकवाद के मुद्दे पर साथ आने को कहा है। मोदी का इंटरनेशनल मैसेज तो हमने आपको बता दिया है, मगर आज प्रधानमंत्री ने सिलेक्टिव अप्रोच से विरोध करने वाले देश के नेताओं को भी एक्सपोज किया है। मोदी ने बिना नाम लिए सब कुछ कह दिया है। राहुल, प्रियंका, ममता समेत सारे मोदी विरोधियों को प्रधानमंत्री ने क्या नसीहत दी है, रिपोर्ट से समझिए। 75 सेकंड में मोदी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन सबकी आंखों से चश्मा हटाने की कोशिश की है। यह सिलेक्टेड पावर वाला चश्मा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सियासी मुनाफा है। सबसे पहले मोदी की बात सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। मोदी ने जो कुछ कहा बिना नाम लिए कहा, मगर हम नाम के साथ सबके पॉलिटिकल चश्मों की पोल खोलेंगे, सबकी टाइमलाइन एक्सपोज करेंगे। कोई डेमोक्रेसी पर लेक्चर दे रहा है, कोई दलित राइट्स का एक्सपर्ट बना बैठा है, कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो कोई पुलिस वालों पर सवाल खड़े कर रहा है। एक लाइन में कहें तो इस वक्त सारे मोदी विरोधी सेलेक्टिव चश्मा लगाकर मोदी विरोध की सियासी माला जप रहे हैं। मगर उसी सियासी चश्मे से राहुल को, प्रियंका को और किसी दूसरे मोदी विरोधी नेता को ना राजस्थान दिख रहा है, ना महाराष्ट्र। राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचार के लिए अलग चश्मा है, महाराष्ट्र में अलग चश्मा है, झारखंड के लिए अलग चश्मा है, हाँ यूपी के लिए सबने एक ही चश्मा पहन रखा है। और इस चश्मे से सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, मोदी का विरोध करो और सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखो। आज हम शुद्ध पॉलिटिकल चश्मा पहने इन नेताओं की पोल खोलेंगे। मोदी विरोध का चश्मा उतारने के बाद राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक पिक्चर कैसे बदली बदली नजर आती है, इसके कुछ सैंपल दिखाएंगे। प्रियंका लखीमपुर खीरी जाती हैं, सियासी प्रयोग करती हैं, मगर राजस्थान में हो रहे जुल्म पर चुप रहती हैं, ना कुछ कहती हैं, ना कुछ लिखती हैं। 3 अक्टूबर से लेकर अब तक राहुल की टाइमलाइन चेक कर लीजिए, आपको राहुल के हर ट्वीट में लखीमपुर खीरी तो मिल जाएगा, मगर लाख कोशिशों के बावजूद आप ना तो राजस्थान में हो रहे अत्याचार से जुड़े ट्वीट्स ढूंढ पाएंगे और ना ही महाराष्ट्र या झारखंड में हो रही घटनाओं पर राहुल के व्यूज ढूंढ पाएंगे। चलिए आपको एक एक करके एग्जांपल्स देते हैं। पहला मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ का है। वहां दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। ये वीडियो राहुल और प्रियंका के मोबाइल में भी पहुंचा होगा।
लेकिन इसे इग्नोर कर दिया गया। राजस्थान में प्रदर्शन हुए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन सेलेक्टिव चश्मा पहने मोदी विरोधियों ने ना ट्वीट किया, ना फेसबुक पोस्ट लिखा और ना ही इस पर कोई डिबेट किया। 6 अक्टूबर को राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में एक ही दिन में 2 जिलों में लूट की घटनाएं हुई। राजस्थान के भरतपुर जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में गौ तस्करों ने पुलिस वालों पर ही गोलियां चला दी, पथराव भी किए। जयपुर के सांगानेर सदर इलाके में रविवार रात को एक युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर छप गई और दबा भी दी गई। 24 दिनों के भीतर राजस्थान में 3 दलितों की हत्या हो चुकी है। हर रोज पिटाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन गहलोत से लेकर राहुल और प्रियंका तक सबने राजस्थान में आउट ऑफ कंट्रोल कानून व्यवस्था को लेकर चुप्पी साध रखी है। आज मोदी जब राजनीतिक रोटियां सेकने वाले और सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की बात कहने वालों को एक्सपोज कर रहे थे, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ यकीनन उनके दिमाग में रहा होगा। कायदे से प्रियंका को लखीमपुर भी जाना चाहिए था और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को भी समझाना चाहिए था, लेकिन यह कांग्रेस के मोदी विरोध वाले नैरेटिव और एजेंडे को सूट नहीं करता। इसका सबूत आज खुद अशोक गहलोत ने दे दिया। उनका लेटेस्ट बयान आया है। एक तरफ कहते हैं कि राहुल और प्रियंका लखीमपुर क्यों न जाएं, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि राहुल और प्रियंका को राजस्थान आने की क्या जरूरत है। इसीलिए तो कांग्रेस आंदोलन कर रही है लगातार। प्रियंका गांधी जी को बैठना पड़ा यूपी के अंदर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे देश के अंदर सब राज्यों में आंदोलन हुए हैं और दिन दहाड़े जो हत्याएं हुई है, हमने दंगे में देखे हैं लोगों को मरते हुए। हमने सुना है कि पुलिस एनकाउंटर में लोग मर जाते हैं, तो ऐसी मौत नहीं देखी हमने कि कोई गाड़ी जो आंदोलनकारी किसान है उनको कुचलने के लिए आगे बढ़ जाए और उनकी मौत हो जाए। आज प्रधानमंत्री जी कंपेयर कर रहे हैं कि राज्यों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन कहता है भेदभाव होना चाहिए? हम भी कहते हैं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जहाँ हिंसा होती है उसकी निंदा सबको करनी चाहिए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी लोग हों। एक हनुमानगढ़ की घटना को लखीमपुर से कंपेयर किया जा रहा है। ये बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। कोई बेवकूफों की कमी है क्या देश के अंदर? ये बेवकूफ लोग बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं। 9 मौतों से बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, बिना मतलब कंपेयर करते हैं। बार बार कहते हैं प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहिए? राजस्थान में सरकार हमारी है। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर। वो गृह मंत्री हैं। विपक्ष की सरकारें जहाँ हैं या सरकारें सत्ता पक्ष की है, यूपी हो जाए, वहाँ हम जाएंगे, विपक्ष के लोग हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते हैं। अरे वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की जहाँ सत्ता पर ये सरकारें हैं। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, जेपी नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में क्या होगा, किस प्रकार क्यों घटना हुई, क्यों लीचिंग हुई। हम तो उसकी निंदा करते हैं। हमने अविलंब कार्रवाई करी, उन सबको पकड़ लिया, फिर भी टीम भेज रहे हैं यहाँ से। राजस्थान के बाद अब एक और कांग्रेस शासित राज्य के सीएम का ट्वीट देखिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इन दिनों ओवरटाइम कर रहे हैं। हाल फिलहाल में कई बार लखनऊ में दिखे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल के साथ कुछ मिनटों के लिए कैमरे वाले धरने पर भी बैठे थे। प्रियंका के साथ वाराणसी भी पहुंचे, सियासी डायलॉग्स भी मारे, किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर आपत्तिजनक बयान भी दिए। हमने तो सुना था और हम ये मानते हैं जो साधु संत हैं वो किसी से नहीं डरते, लेकिन ये योगी ही ना बड़ा डरपोक निकला। ये योगी है बड़ा डरपोक निकला। वो हमारे दलितों से डरते हैं, वो हमारे किसानों से डरते हैं, हमारे नौजवानों से डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं। अरे इतना डरपोक है
कि एक महिला प्रियंका गांधी वाड्रा से डर गया, उसे लखीमपुर तक जाने नहीं दिया, 4-4 दिन जेल में बंद करके रखा। इतना बड़ा डरपोक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा मैं नहीं जानता था। मगर विरोध का सेलेक्टिव चश्मा लगाने की वजह से ही शायद भूपेश बघेल को अपने ही राज्य के कवर्धा में हुई हिंसा नजर नहीं आई। हिंसा की ये तस्वीरें शायद राहुल और प्रियंका ने भी देखना जरूरी नहीं समझा। अब लोग तो यही बोलेंगे कि इस चुप्पी की वजह सिर्फ एक है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं कांग्रेस की सरकार है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, लखीमपुर के नाम पर महाराष्ट्र में बीच सड़क पर गुंडागर्दी होती है, बंद के नाम पर ऑटो वालों को पीटा जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं, गाड़ियां फूकी जाती हैं, धमकी दी जाती है, सब कुछ कैमरे पर है। मगर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उसे छुटपुट घटनाओं की श्रेणी में डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल कोई हिंसा नहीं हुई है, एक छुटपुट कहीं किसी लोगों ने बस पे पत्थर मारा है, उसमें जो भी होगा उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मानवाधिकार का सेलेक्टिव चश्मा पहना कोई भी नेता इन बयानों का खंडन नहीं करता, उफ तक नहीं करता। हाँ, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार कैमरे पर आते हैं, लखीमपुर खीरी की घटना की तुलना जलियांवाला बाग से कर देते हैं और इसमें अपना सियासी फायदा देखते हैं। ये जलियांवाला बाग में जिस तरह से हिफाजत की गई थी उस तरह की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, वो इसकी जबरदस्त कीमत आज नहीं कल उन सरकार को देनी पड़ेगी। लखीमपुर मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मगर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? वसूली मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर सीबीआई का छापा पड़ता है और बाहर कांग्रेस शिवसेना के कार्यकर्ताओं की नॉनस्टॉप नारेबाजी होती है। सीबीआई के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। मोदी विरोधी नेता लखीमपुर की घटना पर सियासत मिक्स करके अपनी राजनीति करते हैं, मगर जब वैसी सिचुएशन कहीं और पैदा होती है, किसी कांग्रेस शासित राज्य में हालात बेकाबू होते हैं, तो चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। ना कोई ट्वीट, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट। किसी घटना को राजनीतिक चश्मे से देखने का या उसे प्रोजेक्ट करने का तरीका क्या होता है, ये इन हेडलाइंस में पढ़ लीजिए। पश्चिमी मीडिया ऐसे मोदी विरोधी एजेंडे को हाथों हाथ लेता है, भारत को बदनाम करने वाली स्क्रिप्ट लिखता है और भारत में बैठे मोदी के सियासी दुश्मन इन्हीं हेडलाइंस पर कमेंट लिखकर हाय तौबा मचाते हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल पर हमला हुआ हो या लाल किले पर हुआ हमला हो, दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग नैरेटिव कैसे हो सकते हैं? लेकिन आपने नोट किया होगा, हमारे ही देश के बुद्धिजीवियों और नेताओं ने कैपिटल हिल पर हुए हमले को वहां के लोकतंत्र पर हमला बताया था और लाल किले पर हुए हमले के बाद उन्हीं बुद्धिजीवियों और उन्हीं नेताओं ने मोदी विरोध का एजेंडा चलाया था। ये सिलसिला रुका नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के आज के बयान के बाद कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर फिर से वही राग अलापा है और फिर से विदेशी ताकतों को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने का नया आइडिया दिया है। महाराष्ट्र का एक ऑफिसर इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। नाम तो इनका जानते होंगे आप। 2 अक्टूबर की रात इन्होंने ही आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स के मामले में पकड़ा था, लेकिन आज एक नई कहानी सामने आई है। अब ये कह रहे हैं कि इनके पीछे पुलिस पड़ गई है, ये जहां जाते हैं इनका पीछा हो रहा है, इनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। सच्चाई क्या है? समीर वानखेड़े की ऐसी क्या हिस्ट्री है जिसमें मिस्ट्री है? समीर वानखेड़े की मिस्ट्री इस रिपोर्ट से खोलते हैं। क्या मुंबई पुलिस कब्रिस्तान तक एक अफसर का पीछा करती है? ये तस्वीरें उस अफसर की हैं जिसने आर्यन खान को अभी अभी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। नाम है समीर वानखेड़े, मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। समीर वानखेड़े ये नाम इन दिनों सबसे ज्यादा देश में चर्चा में है और इसके पीछे वजह है समीर वानखेड़े द्वारा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी। आर्यन खान को समीर वानखेड़े की एनसीबी की टीम ने
2 अक्टूबर को क्रूज ड्रग रेव पार्टी में पकड़ा और 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई। तब से लेकर आज तक इस मामले ने तूल पकड़ा है। आर्यन खान जेल में है, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। कई तरह के आरोप समीर वानखड़े पर लग रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के मंत्री भी वानखड़े पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच समीर वानखड़े ने महाराष्ट्र के डीजीपी से शिकायत की है कि जब वो ओशिवरा कब्रिस्तान अपने मां के कब्र पर रोजाना आते हैं, तब मुंबई पुलिस के 2 लोग उनका पीछा करते हैं। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है 2 कांस्टेबल उनकी मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, जिसकी फोटो भी एनसीबी ने सर्कुलेट की है और सीसीटीवी का भी सबूत दिया है। सवाल है कि किसके इशारे पर, किसके आदेश पर वानखेड़े की जासूसी की गई। इल्जाम संगीन था तो महकमे के सबसे बड़े मंत्री से यह सवाल पूछा गया। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जासूसी के आरोप पर बड़ी बात बताई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनके ऊपर मुंबई पुलिस वॉच रख रही है, आप तक क्या जानकारी और उसमें आपका क्या कहना है? ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने कौन से भी स्तर पे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है। अब सवाल है कि बिना गृह मंत्री के जानकारी के इतने बड़े अफसर का पीछा कौन कर रहा है? क्या इसके पीछे क्रूज ड्रग पार्टी की गिरफ्तारियां तो नहीं है? आखिर कब से समीर वानखेड़े की जासूसी हो रही है? क्या इस जासूसी के पीछे मंत्री नवाब मलिक की नाराजगी तो नहीं है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब समीर वानखेड़े की जासूसी के आरोपों पर नई जानकारियां दे सकते हैं। लिहाजा हमने भी तहकीकात की। तहकीकात में हमारे सामने 3 डेट सामने आई है, 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, जिसने सवाल और शक दोनों पैदा कर दिए हैं। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से समीर वानखेड़े को 11 अक्टूबर को ओशिवारा कब्रिस्तान से फोन आता है कि ओशिवारा पुलिस के कुछ लोग सीसीटीवी मांग कर ले गए हैं। वही फुटेज मांगी गई जब समीर वानखेड़े कब्रिस्तान में आते हैं। समीर वानखेड़े 2015 से हर रोज ओशिवारा कब्रिस्तान जाते हैं। इसी कब्रिस्तान में समीर वानखेड़े की मां दफन है। हैरानी की बात है कि समीर वानखेड़े ने इससे पहले जासूसी का आरोप नहीं लगाया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी जासूसी की बात से इनकार किया है। 11 अक्टूबर को ही सीसीटीवी फुटेज क्यों मांगी गई? क्या इसके पीछे मंत्री नवाब मलिक की नाराजगी तो नहीं है? क्योंकि 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज केस में गिरफ्तारी को लेकर एनसीबी पर पक्षपात के आरोप लगाए थे और कई गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यह साफ तौर पर कह दिया कि इस मामले में समीर वानखेड़े पर कोई जासूसी नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां महाराष्ट्र के एक मंत्री नवाब मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर समीर वानखेड़े के इस पूरे उनका जो पूरा ड्राइव है, क्रूज पर जो ड्रग्स पार्टी का ड्राइव है, उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल्स निकालते रहे और उसके बाद ही समीर वानखेड़े की गतिविधियों पर नजर रखना या उनकी गतिविधियों पर वो कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, उसकी सीसीटीवी की फुटेज को खंगालना, उसके फुटेज की डिमांड करना, ये कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को लगा कि उनके खिलाफ जासूसी की जा रही है और इसकी जांच करने की मांग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महाराष्ट्र पुलिस से की है। ये ऐसा पहला मौका है जब किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी ने खुद पर जासूसी का आरोप लगाया है और इसकी जांच की मांग महाराष्ट्र पुलिस से की है। अब देखना यह है कि इसमें आने वाले समय में जांच में क्या आता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि समीर वानखेड़े कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं, कब्रिस्तान से बाहर आ रहे हैं और एक बार नहीं कई बार वो ऐसा कर रहे हैं, यानी कि हर रोज वो वहां जाते हैं। ये बात खुद समीर वानखेड़े ने इंडिया टीवी को बताई है। और इसके बाद एक बात और साफ होती है कि समीर वानखेड़े कहां जाते हैं, कहां आते हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज की जानकारी लेने में भला मुंबई पुलिस को दिलचस्पी क्यों है, इसकी जांच होना जरूरी भी है। अब जब जिक्र नवाब मलिक का आया तो उनका जवाब भी आया, कह दिया कोई कुछ भी कहे, कुछ भी गलत होगा तो जानकारी देंगे। इसका जवाब गृह विभाग देगा। कौन क्या बोल रहा है उससे मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चीज़ें हैं आगामी दिनों में और जो गलत काम है उसको लेके जानकारी हम देंगे। समीर वानखेड़े ने जासूसी की शिकायत महाराष्ट्र के डीजीपी से की है।
लेकिन एक तेज तर्रार अफसर की जासूसी की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के बीच हमने समीर वानखेड़े के परिवार से मुलाकात की। पहली बार किसी टीवी चैनल के कैमरे पर समीर वानखेड़े के पिता और बहन आए थे। समीर वानखेड़े कैसे इतने बड़े ड्रग्स रैकेट से टकरा रहे हैं और उन्हें ये एनर्जी कहां से मिलती है, उनके पिता ने बताया। खतरा बड़ा होता है क्योंकि ड्रग्स का नेटवर्क अगर आप उसका भंडाफोड़ करते हैं तो आपके दुश्मन भी तैयार होते हैं, कई लोग दुश्मन बनते हैं। तो परिवार वाले क्या सोचते हैं, सबसे पहले इंडिया टीवी पर उनके परिवार के लोगों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त उनके पिताजी समीर वानखेड़े के इस वक्त हमारे साथ हैं, ज्ञानदेव वानखेड़े साहब। ज्ञानदेव साहब, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप बतौर प्रोफेशनल क्या करते थे और समीर साहब का बचपन कैसा रहा है? जी, सबसे पहले तो हम लोग एक ग्रामीण इलाके से आए हैं। मेरा गांव वरुड़ तोहफा वासिम डिस्ट्रिक्ट में है और मैं बॉम्बे में 1975 में आया एज ए सब इंस्पेक्टर। हम यूनिफॉर्म सर्विस से आया, तो पहले से खौफ तो पहले से किसको हमारे फैमिली में नहीं है। और रात दिन तो मैं यही एज ए यूनिफॉर्म सर्विस में रहकर मुझे कोई ऐसा डर भी नहीं था। मैं भी ड्रग लोगों को मैं भी पकड़ता था उस टाइम में। मैंने भी 5-6 केसेस ड्रग्स का किया उस ज़माने में। तो समीर उससे देख के, मेरी बेटी और बेटा दोनों भी देख के मेरे से प्रोत्साहित होके वो बोलते हमको पुलिस में जाना है या मिलिट्री में जाना है, दोनों का यही कहना है। तो पहले से वो लोग मेरा यूनिफॉर्म पहन के डांस भी करते थे यूनिफॉर्म पे। तो पहले से दोनों भी बच्चे मेरे होशियार है। और रहा डरने की बात जो अभी चल रहा है फिलहाल, तो डर तो लगता ही नहीं है। और डर किस बात का, जब देश सेवा के लिए हम लोग पैदा हुए, सेवा कर रहे और अच्छा ही काम कर रहे, कोई बुरा काम नहीं कर रहे, तो पब्लिक ने तो उसको तारीफ करना चाहिए। लेकिन ऐसा सुनने में आता, एज ए फादर, एज ए पेरेंट, जब अकेला इधर उधर जाता है, उसके मदर के पास आशीर्वाद लेने को जाता है, कब्रिस्तान जाता है, तो थोड़ा ताजुब लगता है कि ऐसे लोग क्यों उसके पीछे लगते। समझ में नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, चाहे पैसे जो नशा छुड़ाने के इसमें काम कर रहा है, तो ये सोसाइटी ने, समाज ने तो उसको हेल्प करना चाहिए। तो ऐसे समाज कंटक लोग रहते हैं कि विरुद्ध भी रहते हैं, तो हमको ऐसा कोई डर नहीं है। लेकिन एज ए पेरेंट्स कभी कभी अकेला रहता है वो, तो डर भी लगता है, थोड़ी चिंता होती है। वो बचपन से उसको 2004 में हो जब यूपीएससी सिलेक्ट हुआ आईबी में, 4 साल उसने आईबी में काम किया। उसके बाद में आईआरएस में 2008 में आया। तो पहले अभी ऐसा ही नहीं कि अभी नीडर, पहले से ही नीडर है। जब एयरपोर्ट पे था, जब आईबी में था, तो अकेला जाके सब करता था काम ही। वो पहले से वो नीडर है, अभी नहीं है। तो अभी भी याद उसको ये है कि वो देश के लिए कुछ काम करता है, फैमिली के उधर देखता भी नहीं, ना भाई बहन के देखता है, ना मिसेस को, बच्चों को देखता है। वो रात दिन अपनी मेहनत करता है देश के लिए। सवाल तो समीर वानखेड़े पर भी उठे, लेकिन वो उन्हीं बातों पर चल रहे हैं जैसे कि उनके पिता ने बताई है। समीर वानखेड़े 2008 बैच के आईआरएस अफसर हैं, कस्टम और ड्रग्स से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। 2 साल के अंदर हजारों करोड़ के रैकेट का पर्दाफाश किया। 2008 के आईआरएस अधिकारी हैं समीर वानखेड़े। सबसे पहले कस्टम में उनकी ड्यूटी लगी थी, कस्टम ऑफिसर बनाए गए थे। तब से उन्होंने जो लोग, नामचीन लोग हैं जो कस्टम ड्यूटी बिना दिए हुए निकल जाया करते थे, उन्हें पकड़ना शुरू किया। और तब भी उन्होंने शाहरुख खान को पकड़ा था और दूसरे कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो इससे पहले कस्टम ड्यूटी को इवेट करके निकल जाते थे, बिना दिए चले जाते थे, उनको पकड़ा। उनके अच्छे काम को देखते हुए उनका तबादला पहले एनआईए में हुआ, फिर उन्हें डीआरआई में भेजा गया। डीआरआई में भी उन्होंने ड्रग्स को लेकर काफी अच्छा काम किया, कई हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े। और इसी बीच उनका खबरियों में नेटवर्क जो है मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा में काफी अच्छा हो गया, जिसके बाद उनका एनसीबी में तबादला हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा था। और उसके बाद से लगातार वो मुंबई में, चाहे वो छोटा ड्रग पेडलर हो या फिर बड़ी ड्रग फैक्ट्री हो, लगातार वो इसका भंडाफोड़ करते रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया, तब देश में एक तरीके से बवाल हो गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो हैं वो उन पर हमला करने लगे, दूसरे राज्यों में बैठे नेता हैं वो उन पर हमला करने लगे। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया? भाई के काम और नीयत पर सवाल उठा तो बहन से रहा नहीं गया।
हर सवाल का जवाब समीर वानखेड़े की बहन ने दिया, जो आर्यन खान की गिरफ्तारी और नवाब मलिक ने खड़े किए। इतने सारे ड्रग्स के इरेडिकेशंस हुए हैं और ये एक अच्छा काम है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। कल को जो छोटे छोटे यंगस्टर्स हैं मेरे पास आके वो थैंक यू बोलते हैं, उनके पेरेंट्स आके थैंक यू बोलते हैं। पॉलिटिक्स तो दूर दूर तक यहाँ पर आता ही नहीं है। जब कोई ड्रग्स की इरेडिकेशन करता है, कोई अच्छी चीज के लिए कोई आगे बढ़ता है, तो उसके लिए ये सब चीजों को तो बीच में आना ही नहीं चाहिए। इधर अगर सेलिब्रिटी है तो वी आर डूइंग गुड, इनफैक्ट वी आर इरेडिकेटिंग ड्रग्स। सो सब्जेक्टिवली तो दे शुड टेल अस थैंक यू। आज नहीं, 5 साल के बाद आपने ही अपनी खुद की औलाद को बचा रहे हो। सही कह रही है यास्मीन, तारीफ होनी चाहिए ऐसे अफसरों की। इसलिए जब इस अफसर की जासूसी की बात आई तो बड़ी खबर बन गई, जिसकी सच्चाई तक जाना जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।